जब भी भारत की अस्मिता की बात की जाती है, तो एक सवाल हमेशा लोगों के पास में आता है क्योंकि वो लोग समझते हैं कि यह राष्ट्र नहीं है और यह राष्ट्र की तरह नहीं हो सकता है और यह राष्ट्र की तरह क्यों कभी-कभी व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि इसकी अस्मिता पूरी तरह से बनी हुई नहीं रहती है। तो इस अस्मिता को बरकरार रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोगों के पास में आता है कि ऐसा क्या है कि इसकी अस्मिता बन नहीं पा रही है? तो विचारधाराओं में मताक्य कभी नहीं होता है। कहीं-कहीं पर बात आती है कि यह आंतरिक सुरक्षा की वजह से है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की हमारी स्थिति भारत के देशवासियों के द्वारा की गई है। अच्छा, कहीं-कहीं पर यह बात भी आती है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है क्योंकि इसमें इतने सारे मत हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी विभिन्नताएँ हैं, इतने सारे राष्ट्रवाद हैं, क्योंकि कभी एक हो नहीं सकता है। तीसरी बात आती है कि भारत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा का ख़्याल नहीं रख पाता है। चौथी बात भी इस संदर्भ में आती है कि आंतरिक सुरक्षा का जो मसला है, वह भावनाओं से जुड़ा रहता है और भारत में रहने वाले बहुत से लोगों के मन में भावनाएँ उस तरह की नहीं होती हैं, वैसी प्रबल नहीं होती हैं, जो कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देख सके। भारत एक राष्ट्र है या नहीं है, एक मुद्दा है, अलग है। लेकिन भारत आंतरिक सुरक्षा की वजह से राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है। अब आंतरिक सुरक्षा है क्या? आंतरिक सुरक्षा में कौन-कौन से पहलू आते हैं? आंतरिक सुरक्षा के साथ में कौन-कौन से इसके अवयव हैं? इसका भविष्य क्या हो सकता है? भारत में इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसकी चर्चा के लिए, इस पूरे पहलू के सर्वांगीण चित्रण के लिए, इसके लिए, इसके बहुआयामी स्वरूप के लिए हमारे पास में प्रोफ़ेसर डॉक्टर विक्रम सिंह है। प्रोफ़ेसर डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे गुरुतुल्य हैं। यह नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के साथ-साथ भारतीय पुलिस सेवा में भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं और अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो टेलीविज़न पर भी अच्छी खासी मात्रा में सक्रिय रहते हैं और लोगों का फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी मात्रा में है, क्योंकि उसे जिसे चाहते हैं उसे वो चुप करा देते हैं। प्रणाम सर, आपका स्वागत है। बहुत आशीर्वाद डॉक्टर सिद्धार्थ जी। मेरी खुशकिस्मती है, मेरा अहोभाग्य कि मौका मिल रहा है सीएस टीवी पे आने का। सर, आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में पड़ोस के देशों में जो अन्वेषण जाल लग रहा है, उसका भारत के आंतरिक सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ा है और क्या पड़ सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है डॉक्टर साहब। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि वो जमाने चले गए। पिछले 1 दशक और पिछले 4 दशकों में जो परिवर्तन आया है, आप ये देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई प्रश्न हमारे, आपके या किसी भारतीय नागरिक के समक्ष नहीं है। हमारे एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, और अगर मैं अन्य 2-3 देशों का नाम लूं जो कि उतने उग्र तो नहीं है, लेकिन उनके तरफ से कोई ऐसे बहुत सकारात्मक संकेत भी नहीं दिए जा रहे हैं। बांग्लादेश, नेपाल और ईरान। आप देखें कि ये जो सुरक्षा परिदृश्य है दिन प्रतिदिन कितना परिवर्तित हो रहा है। जो एक सामान्य सा विषय था आज से 35 साल पहले, आज ये दैनिक विषय हो गया है और हमारे आपके जीवन को प्रत्येक दशा में आच्छादित करता है और कालांतर में इस पर हम भी चर्चा करेंगे। सर, हमें जहाँ तक लगता है कि कोई भी देश है आपका नुकसान करने की तभी सोचता है, जब वो देखता है, समझता है कि आपका नुकसान हो सकता है। अन्यथा आपका नुकसान करने की कोई सोचेगा नहीं। क्या यह भाव और क्या यह अभिव्यक्ति भी सही है? ये आंशिक रूप से बिल्कुल सत्य है। किसी भी समाज में बलि कबूतर और भेड़ बकरियों की जाती है, शेर और चीतों की बलि का कोई प्राविधान विश्व में नहीं है। अगर आप सशक्त हैं तो आपके ऊपर आक्रमण करने से यह कोई मंकी ट्रिक्स दिखाने के पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन अगर उसको ये आभास जाता है कि शायद उसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य में शायद गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं होगी, तो कदाचित यह संदेश जाता है कि शायद यहां पर कुछ भी चलता है का वातावरण है, एक उदार दृष्टिकोण है, तो एक भावना बड़ी नकारात्मक संदेश जाता है। विश्व में एक देश है
वो ये कहता है कि मैं थोड़ा समय और लूंगा। उनके यहाँ व्यवस्था ये है कि अगर उनके देश का कोई दुश्मन घोषित हो जाता है, उनके यहाँ ट्रायल हो जाएगा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा आतताई को उसका ट्रायल हुआ, उसको सजाए मौत की घोषणा भी हो जाएगी और उनके सैन्य बल को दिया जाएगा, इनको जिंदा या मुर्दा ला करके पेश किया जाए। और अगर वो कहीं अर्जेंटीना में है या कहीं अफगानिस्तान में है या कहीं और है, मैं नाम ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, तो अगर उनको मालूम पड़ गया तो उनकी फोर्स जाएगी, अरेस्ट करने का थोड़ा सा ड्रामा भी करेगी और उसके बाद उनका निस्तारण वहीं हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वहीं हो। और इसका टेस्ट ये होता है कि पोस्टमार्टम में 5 गोली छाती में लगनी चाहिए और 1 गोली सर में लगनी चाहिए, तो ये माना जाएगा कि उनकी सुरक्षा बलों ने इस आतताई का निस्तारण किया है। ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक से मर जा, कहते साहब हमने इनका निस्तारण न्यायालय के आदेश से किया ना। आधे इंच की परिधि में हार्ट में गोली लगनी चाहिए और 1 गोली सर में आर पार होनी चाहिए, पोस्टमार्टम में ये आना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था कर दे कि आपके राष्ट्र का दुश्मन विश्व में कहीं भी हो, सुरक्षित नहीं है, उसका निस्तारण किया जाएगा, मैं इसका पक्षधर हूं, यही तरीका है। आप इजराइल की बात कर रहे हैं सर? मैं बिल्कुल इजराइल की बात कर रहा हूं और मोसाद की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, आंतरिक सुरक्षा से हम लोग समझते क्या हैं, क्या क्या इसमें शामिल है अगर भारत में हम लोग लेते हैं तो? पहले तो हम बात कर लें कि आप और हम आंतरिक सुरक्षा में सम्मिलित हैं और जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा से आच्छादित है। अगर आंतरिक सुरक्षा नहीं होगी तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, हमारी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगी और हम शांति के साथ हम आप बैठ के वार्ता नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राथमिकताओं के ऊपर जाएं तो पूरा राष्ट्र और उसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे विशिष्ट व्यक्ति, हमारे आइकॉनिक स्थान, हमारी पार्लियामेंट, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, हमारे जो एक्सीलेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी लाइफलाइंस, रेलवेज, एयर सर्विसेज, एयरपोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब और हमारी सीमाएं तो वही हैं, लेकिन सामान्यतः हम समझते हैं कि जो भी खतरा है और युद्ध है सीमा पर होता है। अब पूरा देश जो है युद्ध क्षेत्र हो चुका है और हम लोग इसके विचार करेंगे, इस पे चिंतन करेंगे कि पूरा देश कैसे हो गया है, क्योंकि युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। युद्ध पहले सीमाओं पर होता था, फौजों के द्वारा होता था और जो राष्ट्र अपनी फौजें लगाते थे, जो बड़ा राष्ट्र होता था, जैसे मसलन आप इमेजिन कीजिए कि मैं बताऊं अफगानिस्तान और यूएसएसआर, यूएसएसआर का कोई मुकाबला नहीं था, वो वही यूएसएसआर था जिसने जर्मनी और जापान और इटली के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन अफगानिस्तान में आकर के यूएसएसआर को मात खाना पड़ा और ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और 4th जनरेशन वॉरफेयर एक सुपर पावर की क्या दुर्गत कर सकता है। जो मशहूर सोवियत आर्मी थी, उसकी इक्विपमेंट जिसका लोहा दुनिया हमेशा मानती थी और मान रही है, वो उसको तक को अफगानिस्तान में मार खानी पड़ी, अमेरिका को वियतनाम में मार खानी पड़ी। इसके अलावा ये तमाम एग्जाम्पल्स है आपको कि इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क और हमारी आंतरिक सुरक्षा के बिंदु क्या है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर और 4th जनरेशन वॉरफेयर ने युद्ध की पूरी परिकल्पना को और उसकी परिभाषा को परिवर्तित कर दिया है और ये परिवर्तन आया है विगत 30 वर्षों में। आप ये देखेंगे कि बहुत छोटा राष्ट्र है और एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, सैन्य बल में कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों के ऊपर जागरूक रखते हुए आक्रामक हो जाए तो इसका परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित होता है, जैसे मैंने 2 उदाहरण आपके सामने दिए। सर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को हम लोग थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं, पहली बात है। और दूसरा कि क्या आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत अब वह सारे आयाम भी नहीं आएंगे जिस आयाम के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, जैसे कि आपके मानसिकता के साथ में छेड़छाड़, परसेप्शन मैनेजमेंट है। दूसरा आपके पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़। तीसरा आपके खाने पीने के सामान के साथ में छेड़छाड़। मतलब कि जिन जिन बातों से आपको खतरा हो सकता है, सिर्फ युद्ध ही नहीं, सिर्फ गोली बंदूक ही नहीं, इन सभी बातों से आपकी आंतरिक सुरक्षा में खलल पैदा होता है। क्या ऐसा भी है ना? आपने अपने प्रश्न में ही एसिमेट्रिक वॉरफेयर और जो वर्तमान युद्ध कौशल और कला है उसको बहुत ही सारगर्भित तरीके से उसको परिभाषित कर दिया है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर की परिभाषा ही यही है
कि सेना और वायुसेना, नौसेना तो युद्ध करेंगे ही करेंगी, लेकिन प्रत्येक मोर्चे पर किस प्रकार आपके हम अहित कर सकते हैं, हम दुश्मन का अहित कर सकते हैं, उस पर चिंतन करना। सबसे पहले आपने ये कहा था कि हमारे मन मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करना। मन मस्तिष्क पे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, आईडब्ल्यू जिसको हम कहते हैं। आईडब्ल्यू अपने में ही एक इतना बृहद विषय हो गया है। आपने सुना होगा कि ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक और ओपिनियन मेकर्स किस प्रकार अमेरिका के इलेक्शंस और निर्वाचन को प्रभावित किया था या प्रभावित किया था पिछले इलेक्शंस में। इस पे बड़ी चर्चा हुई थी कि रशियन हैकर्स ने और रशियन ट्विटर हैंडल्स ने किस एक सामूहिक एक प्रयास करके अमेरिका के इलेक्शंस के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। जब एक विकसित देश के बारे में यह हो सकता है, तो हमारे ऐसे सामान्य देश में क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप और हम रोज व्हाट्सएप फैक्ट्री में जाते, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। कितना ज्ञान भरा हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जिसमें 99% फेक न्यूज होता है। और एक ही फेक न्यूज, चाहे वो अफगानिस्तान से ले आए, हम सीरिया से ले आए, और उसकी कलरिंग, डॉक्टरिंग, फोटोशॉपिंग करके हम ऐसा पेश कर देंगे कि अभी अभी चांदनी चौक में निजामुद्दीन में हुआ है। ये तो हुआ हमारे आपको किस प्रकार फेक न्यूज। और इतना फेक जो डॉक्टर गोइबल्स ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में कहा था, झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि वो बड़ा झूठ शाश्वत सत्य मालूम पड़ने लगे। डॉक्टर गोबिल्स की इस नीति को आज बड़ी खूबी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉरियर्स, मैं वॉरियर्स तो नहीं कहूंगा क्योंकि बड़ी कुंसित चीजें हैं, लेकिन आईटी क्रिमिनल्स ने उसमें एक महारत हासिल कर ली है। उसके बाद हम आते हैं, आपने कहा कि परसेप्शन वॉरफेयर की हमने बात की, फिर आपने कहा इकोलॉजी। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो क्राइम सिंडिकेट, आपराधिक माफिया, क्योंकि अब जो आंतरिक सुरक्षा है केवल बॉर्डर्स पे नहीं है, अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़, जो खनन माफिया है, जो दोहन कर रहा है, आप ये देखेंगे कि 50 प्रजातियां विगत 10 वर्षों में समाप्त हो गई। ये प्रजातियां कहां जा रही हैं? इसका एक आर्थिक पहलू होने के साथ साथ ये आपके पर्यावरण को समाप्त और उसको कुप्रभावित करने के उद्देश्य से इनके द्वारा गैंजेटिक डॉल्फिन्स, कछुए, केचुए से लेकर के तमाम तितलियां, इसको लेकर के तमाम प्रजातियों की जड़ी बूटियां, इन सब का दोहन करके, जी, सांप को भी इसमें शामिल किया है सर उन्होंने। सांप को, ऐसा अलग अलग पक्षियों को, जीव जंतु ढूंढना मुश्किल होगा। सांप, कीड़े मकोड़े, जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, वहां पर अन्य देशों में इसके एक्सपोर्ट पर, लेकिन हमारा तो आपका इकोसिस्टम पिरामिड तो प्रभावित हो ही रहा है। माना कि आप कॉकरोच ले जाकर के कॉकरोच की पकौड़ी खाते हैं, अच्छी बात है, आप खाइए, लेकिन अपने यहाँ पकड़ ली, अपने यहाँ खाइए। हमारे यहाँ के कॉकरोचों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि क्यों पड़ रही है? और केवल बुरी नजर कॉकरोची, पड़ती है सर। हाँ, उनकी बुरी नजर। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांप, मेढक, घोंघा, सीपी, ऐसा जंतु ढूंढना मुश्किल है जिसको कि उन्होंने एक इकोनॉमिक एसेट न बनाया हो। खैर ठीक है, 19-20 का हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पर्यावरण खराब हो जाए, वातावरण विषाक्त हो जाए, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजों को ला करके डंपिंग ग्राउंड में डाल देना, हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में वो चीज डाल देना कि हमारी नदियां प्रदूषित हो जाए, वायुमंडल प्रदूषित हो जाए, ये चिंता का विषय है। खाद्य पदार्थों में उसी प्रकार की जो अवांछनीय वस्तुएं हैं, आपने सुना होगा सिंथेटिक राइस, सिंथेटिक चावल, सिंथेटिक अंडा, सिंथेटिक दूध, हाँ जी, सिंथेटिक दूध। अब तो कहीं भी कुछ खाने देखने में बड़ा डर लगता है कि क्या चीज सिंथेटिक है और क्या चीज है देसी घी वगैरह, तो चलिए बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब अंडा, दूध, दवाएं, हर चीज सिंथेटिक हो रही, नकली हो रही है। ये एक बड़ी भयावह स्थिति आ गई है। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, बी इंडियन बाय इंडियन, उसका समय आ गया है। पहले के जमाने में देखिए बापू ने जो कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है, गांव में जो उत्पाद हो रहा है वही ग्रहण करें, और पारस्परिक एक आपकी एक अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की थी। सत्तू है, लैया चना है, वही खाइए, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए, क्योंकि कई पुश्तों से हमने वही खाया है। अगर पालक का साग खाया तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम वो कीवी खाएं, थाईलैंड से मंगाई हुई, या थाईलैंड से मंगाई हुई लीची खाएं। अरे मुजफ्फरपुर की लीची क्या खराब है किसी से? तो स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय जो हमारे कारीगर हैं, उनकी जो है परचेजिंग पावर को दृष्टिगत रखते हुए उनकी आपूर्ति। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो और दोहन है, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स,
रोहिंग्यास, इनको ला के जगह जगह बसा देना और इस प्रकार बसा देना, ये बड़ी कुत्सित एक घृणित घटना है। एक एक जनपद में 25-25 हजार ला करके इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, जो कि एक माफिया ला के बसा देगा। और ये माफिया ऐसा होता है कि आपकी एक एमएलए की सीट निकालने के लिए काफी है, क्योंकि एनमास वोट डालता है। तो आप इमेजिन करें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 72 जिले हैं और प्रत्येक जनपद में एक इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स प्रायोजित एक एमएलए हो जाए, इनकी कितनी बड़ी राजनीतिक शक्ति हो जाएगी। ये सब चीज विचारणीय है। आप एनसीआर में है, दिल्ली में है, आपने देखा होगा मीडिया का एक पूरा भाग पाकिस्तान का अंधभक्त है, बस यही नहीं करता, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, बाकी सारे कर्म उनके हो जाते हैं। पता नहीं क्या बेकरारी है कि पड़ोसी दुश्मन राष्ट्र की महिमा मंडित करने, उनकी बड़ाई करने और हमारे लीडरशिप की बुराई करना। ऐसा तो मैंने अंधेर सुना जरूर था कि जयचंद वगैरह करते थे किसी युग में, लेकिन आज के युग में क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सर, यह पूरा मामला ही इतना महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर मान लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि स्थिति हमारी अभी आंतरिक स्थिति के बारे में आपने कुछ प्रतीक दिए, कुछ आपने कुछ सिंबल बताया कि आंतरिक स्थिति की हमारी स्थिति खराब है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति खराब है हमारी। लेकिन ऐसी कौन-कौन से हालात हैं, ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं हैं जिसने अभी भारत के आंतरिक सुरक्षा को बहुत ही बड़े खतरे में डाल दिया है? ऐसे कौन-कौन से घटनाओं को आप इंगित करेंगे जिससे लगता है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा अब पहले की तुलना में अत्यधिक बुरी हो चुकी है? मैं आपको 2-3 देता हूं। आपको याद होगा एक डॉक्टर जाकिर नाइक थे जो शांति दूत माने जाते हैं। हाँ, बहुत लोग हमारे यहाँ उनको शांति दूत कहते हैं, लेकिन जब उनकी आपराधिक कृत्यों का अनावरण हुआ तो ये मालूम पड़ा कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये तो इनकी तो गतिविधियां अवांछनीय तत्वों से हैं, इनके द्वारा उत्प्रेरित लोग आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं, इनके द्वारा ब्रेन वॉश किए हुए लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक विश्व के कई देशों में बैन हो सकते हैं तो भारत में खैर ठीक है अब कार्रवाई हुई, लेकिन इतनी विलंब से मैं जानना चाहूंगा कि आपको राष्ट्र के शत्रु को चिन्हित करने में इतना समय लग गया। ये तो जैसे कहते हैं कि शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर, पहले आप गोली चलाइए, बाद में पूछिए तुम्हारा शुभ नाम क्या है। एक आदमी वर्षों तक, कालांतर तक विश्वमन कर रहा है देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, एक सभ्य समाज के खिलाफ, कार्रवाई करने में इतनी दूर। और यहां तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक को, जो हमारे बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग नेशनल पुलिस एकेडमी, वहां भाषण के लिए बुलाया जाता है। बड़े बड़े राष्ट्र नेता हमारे उनका अभिनंदन कर रहे हैं। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि मरकज में अभी जो कोरोना को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ, दिल्ली के जो दंगे हुए, ये कोई सामान्य दंगे नहीं थे, न कोई सामान्य घटना थी। बावजूद स्पष्ट आदेशों के प्रधानमंत्री से लेकर के दिल्ली शासन प्रशासन, दिल्ली मुख्यमंत्री, थाना निजामुद्दीन के, एक आदेश का पालन न करते हुए सुपर स्प्रेडर्स हो गए। और अगर ये योगदान मरकज का नहीं होता, ये प्रसाद राष्ट्र को प्राप्त नहीं होता, शायद आज कोरोना की स्थिति ज्यादा अच्छी होती, बहुत अच्छी होती। इसके अलावा आप देखें, कहते हैं कि साहब केवल 40,000 रोहिंग्या आए भारत में शरणार्थी। एक सेक्शन है हमारे फिल्म स्टार्स का, वो बड़ी बेकरारी से जाकर के उनका भाव भंगिमा बना करके उनके प्रति सिंपैथी करता है। भाई कश्मीर में और लोग भी बहुत प्रताड़ित हुए, उनके लिए भी जरा 2 शब्द कह देते। ये एक तरफा दया और करुणा का प्रदर्शन और रोहिंग्यास को ला करके उन स्थानों पर बसाना डॉक्टर साहब, और वहां पर कश्मीर की उन संवेदनशील स्थानों पर लाके रोहिंग्या को बसाना जहां पर विदेशी दुश्मन राष्ट्रों ने हमला किया, आक्रमण किया, उनके मददगार साबित हुए। वो चाहे पंजाब हो, वो चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे जयपुर हो। जब कभी दंगे और अपराध होते हैं तो रोहिंग्या की ये जनसंख्या इसमें शामिल पाई जाती है। क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मैं आपको 10 उदाहरण दे सकता, लेकिन ये 3 दिखाता है कि हमारा जो ढुलमुल रवैया है, हमारा जो रवैया जितना सख्त होना चाहिए था, उसका न होना, जिसका परिणाम हम, आप और पूरा देश भोग रहा है। अब ऐसी स्थिति तो आ चुकी है। अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत में ऐसे कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, और उन संस्थाओं का कुछ लेखा-जोखा हम लोग कर सकते हैं क्या? किन संस्थाओं का योगदान क्या रहा है और ये संस्थाएं किस हद तक काम करती हैं? इनमें क्या-क्या परिवर्तन चाहिए और ये किस रूप से ये कार्यशील भी हो सकती हैं? क्या इसका एक लेखा-जोखा हम लोग ले सकते हैं?
डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण सवाल। आज की तारीख में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा उसका जुड़ाव न हो। जुड़ाव का मतलब या तो वो जुड़ा हुआ है राष्ट्र में हित के लिए, या उसका उभय धर्मिता नहीं है। लेकिन जो हमारा एक कड़ा एक रुख होना चाहिए था, अब मैं संस्था के बारे में बताऊं। हमारे जितने भी, क्योंकि ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है, और इसमें बताना कि जो हमारे जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं आईटी की, वो हमारा योगदान कर रही है। जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन है उनसे कोलैबोरेशन है, रिसर्च है, पेटेंटिंग है। आपको जान करके खुशी होगी कि कई विषयों में, विशेषकर आईटी एनेबल्ड इक्विपमेंट में और गैजेटरी में, आईटी सॉफ्टवेयर में, हमारा इन चीजों में महारत किसी भी विकसित राष्ट्र से 19 नहीं है, 21 ही पड़ेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी एक तरफ है, पेटेंटिंग एक तरफ है, और हमारे जितने भी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेंगलोर का नाम मैं भी किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो टॉप इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कोलैबोरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज का है। और सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज में ये न समझे कि स्टेट पुलिस का है, हमारा एनआईए का है, सीबीआई का है, रॉ का है, आईबी का भी है, कि जिससे कि जो सबसे ज्यादा परिष्कृत और उन्नत तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करके दुश्मन का हम मुंहतोड़ जवाब दे सके। ये तो हुआ एजुकेशनल और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस का, इंडस्ट्री का। लेकिन नागरिक के स्तर पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं? नागरिक स्तर पे आपको जान के हर्ष होगा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, और इन संस्थानों ने, इन संगठनों ने बहुत अच्छा योगदान राष्ट्र सुरक्षा में किया है। ऐसा एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं है, ऐसे कम से कम 5 है, लेकिन नाम खोलना मैं उचित नहीं समझता हूं। लेकिन आप स्वयं समझ गए हो कि ये वो सब संगठन, जिसमें हमारे कुछ सम्मानित सदस्य भी उसके सदस्य हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। ये थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं कि जो पहले खतरे हुए, जो दुर्घटनाएं हुई, उसमें हमने कहां चूक की और उसमें लेसन्स ड्रॉन, और आगे क्या हो सकता है उसमें हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो थिंक टैंक हमें बताता है हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सर, मेरे संस्थानों से मेरा मतलब था जैसे कि आईबी की क्या भूमिका इसमें हो सकती है? आईबी एक संस्थान है, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो किस हद तक इस बात में योगदान देता है? क्या रॉ का भी योगदान होता है? या अगर हम लोग इस पूरे पहलू को ले लें, तो जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो कुछ-कुछ ऐसे संस्थाएँ, मतलब पारिवारिक संस्था हुई, एनजीओ एक संस्था हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से एक संस्था हुआ, आईटी एक संस्था हुई, लेकिन इन संस्थाओं का भी तो कुछ योगदान होगा इन स्थानों पर। नहीं नहीं, बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जो शीर्षस्थ केंद्रीय सरकार के अधीन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जिसका बड़ा पुराना इतिहास है, ये 125 साल से ऊपर का इसका इतिहास है। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस आरएनडब्ल्यू, जो विदेशी अभिसूचना और विदेशी कार्यों में विदेशी अभिसूचना और वहां पर जो भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं उसके बारे में जानकारी करना। इसके अलावा आपके पास स्टेट इंटेलिजेंस मशीनरी होती है। हर स्टेट में एक डीजी इंटेलिजेंस का पद होता है, या अगर छोटा स्टेट है तो आईजी इंटेलिजेंस का पद होता है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, मिलिट्री की अपनी आंतरिक। इसी तरह नेवल इंटेलिजेंस और एयरफोर्स इंटेलिजेंस भी होती है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ईओडब्ल्यू, जो आपका है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों के फंडिंग, फंड मैनेजमेंट और फंड ट्रांसफर्स, हवाला एक्टिविटीज, इनके ऊपर वॉच करता है। तो अगर आप देखें तो ये सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि केवल 2 या 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। वास्तविकता ये है कि मैंने आपके सामने लगभग 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज का खुलासा किया, लेकिन इसके अलावा 18 एजेंसीज और हैं, जो कि प्रत्येक संगठन की इंटेलिजेंस एजेंसी होने के साथ साथ एक नोडल एजेंसीज के साथ साथ, क्योंकि अगर कोई चीज, मान लीजिए बलिया में कोई चीज जागृत हुई, अब वो चीज अगर राष्ट्रीय स्तर की है, मैं रियल लाइफ का बता रहा हूं, तो वो कैसे, अगर मुंबई के लिए महत्वपूर्ण है, मुंबई कैसे पहुंचेगी? तो बलिया से वो आएगी लखनऊ, लखनऊ से वो आएगी आईबी, और आईबी तुरंत इंटेलिजेंस और डीजी महाराष्ट्र को बता देगा कि ये अभिसूचना बलिया से प्राप्त। मैं रियल टाइम बता रहा हूं, जगहों के नाम मैंने बदल दिए कि यहां पर ये सूचना प्राप्त हुई है, और इस तरीके से आप लोग अलर्ट हो जाए। फिर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस, कि जैसे जैसे उसका इंटरोगेशन होता जाएगा, उसका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड बजता रहेगा, वो एग्जैक्ट सूचना के साथ, यहाँ कोलाबा में ये है, कोलाबा के साथ साथ अगर आप देखें माहिम में यहाँ पर है, इसके बाद अब आप जाए बांद्रा जाए,
तो पूरी चीजें रियल टाइम होती रहेंगी। फिर आईजी इंटेलिजेंस महाराष्ट्र या डीजी महाराष्ट्र यूपी से पूछेगा, भाई इनसे जरा ये पूछिए कि इनके मददगार कौन है, तो वो पूरी चीज पूछी जाएगी और बता काम शुरू हो जाएगा। सर ये तो पूरी अच्छी खासी गंभीर बात लग रही है और इसी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए इस पूरे पहलू पर लेते हैं कि भारत क्यों ऐसा होता है कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इतना इतना वल्नरेबल है और इसकी आंतरिक सुरक्षा में सेंध मारी जा सकती है और आंतरिक सुरक्षा की इसकी स्थिति ऐसी बनी ही क्यों रहती है कि बिल्कुल असुरक्षित हो जाए। आपको लगता होगा ही कि इसके कुछ ऐतिहासिक, कुछ वर्तमान में सामाजिक, कुछ तकनीकी, कुछ ऐसे कारण रहे होंगे क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर सारी बात देखी जाए तो भारत को पूरी तरह से इसके आर्थिक विकास को अवरुद्ध करने का कार्य अगर एक वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा कर रही है। मेरे जितने भी स्थानों पर मेरा भ्रमण हुआ है, भारत की गरिमा बाहर के देशों में इतनी अच्छी है, अब और भी अच्छी हो गई है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं, लोगों के प्रत्यक्षीकरण पर देखते हैं, नजरिए की बात करते हैं, तो वो सब लोग अपने देश के दुश्मन ही बने रहते हैं। आपको क्यों लगता है कि भारत के लोगों की मानसिकता और उनके साथ में ऐसी क्या बात है कि भारत हमेशा से ही आंतरिक रूप से असुरक्षित रहा है? देखिए, ये अवधारणा बनती है। हमारे आईबी में और आईएसआई में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आईएसआई 1 ग्राम करती है और 100 क्विंटल का प्रदर्शन करती है। हमारे आईबी की परंपरा यह है कि 100 क्विंटल करेगी और बायां हाथ नहीं जानेगा कि दाहिने ने क्या किया। एक से एक बड़े ऑपरेशंस हुए, एक से एक कार्रवाई हुई, लेकिन उसकी कभी चर्चा, उसके ऊपर कभी व्याख्यान, उसके ऊपर कभी प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई। ये भी एक स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि उनके द्वारा न फिल्म बनाई जाती है, न उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार का विषय होता है। ये उनकी एक उपसंस्कृति में शामिल है। आईबी की कामयाबी लगभग 99% मान लीजिए। आपको केवल ये याद होगा कि गुजरात में बड़े प्रसिद्ध 2-3 एनकाउंटर थे जब आईबी और सीबीआई खुल के सामने आए थे किसी एक मसले को लेकर। वो एक एनकाउंटर, 2 एनकाउंटर जो हुए थे, वो एक दर्पण है कि आईबी क्या-क्या करा सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आईबी हमेशा यही कराती है, लेकिन आईबी क्या-क्या करा सकती है। गुजरात के वो 2-3 एनकाउंटर एक मिसाल है और मेरा तो आईबी के साथ चोली दामन का साथ रहा है। जो हमारे सबसे कामयाब हमारे जो एनकाउंटर्स रहे हैं, उसके पीछे पूरा सूचना की आपूर्ति आईबी के द्वारा की गई थी। वो शामिल नहीं होते एनकाउंटर में, वो केवल आपको बता देते हैं कि आपके मेहमान कहां पर हैं, आपके मेहमान का कार्यक्रम क्या है, आप चाहें तो मेहमान की खातिर तवाज़ो कायदे से कर सकते हैं। ये केवल आईबी बता सकती है। थोड़ा सा व्यवधान लेकर आईबी के बारे में एक और बात सर, एक जानकारी हमारे एक विद्यार्थी ने दी थी जो कि आईबी में आया था, वो पुलिस सर्विसेज में था, आप ही की सेवा में था। उसने आके जी। बताया कि यहाँ पर जो समन्वयन है, दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई थी, बोले कि दिल्ली में समन्वयन है कि अच्छी खासी कमी हो गई थी। अब आईबी ने कुछ ऐसे जाल बिछाए थे कुछ लोगों को ट्रैप करने का। उस स्थान पर दिल्ली की पुलिस पहुंच गई और दिल्ली की पुलिस ने जिन लड़कियों ने ऐसे जाल बिछाए थे उनको पकड़ने का या उन्हें ट्रैप करने का, उनको अलग थलग कर सब कुछ कर दिया। तो उससे अच्छा खासा उसे बावैला मच गया था कि यह समन्वित रूप में कोई काम नहीं करती, इंटीग्रेशन रूप में नहीं होता है। तो क्या ऐसी भी स्थिति आती है कि आईबी अगर इन सब चीजों की सूचना को साझा करे या पुलिस से भी इस बात को छिपाने का काम करे, तो कभी-कभी ऐसे समन्वयन में दिक्कत आती है? में समन्वय में दिक्कत आ सकती है, इसीलिए ये एक परिपाटी है कि आईबी के अफसर स्थानीय अफसरों से निरंतर संपर्क में रहते हैं, पारस्परिक परिचय रहता है और ऑपरेशन कोई बिजली की तरह से नहीं होता है। ऑपरेशन की योजना और उसका पूर्वाभ्यास और उसके बारे में कार्रवाई हफ्तों महीनों, कोई तात्कालिक चांस एनकाउंटर हो जाए वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर कहीं ऐसी बात आ भी जाती है तो उसके समाधान के रास्ते हैं। मैं अपने अनुभव से बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक एलीट पुलिस बल किसी दूसरे प्रदेश में गई और वहां पर जो सावधानी उनको बरतनी चाहिए थी कि पारस्परिक समन्वय, एडवांस नोटिस, एडवांस लिएजन नहीं किया। होटल वाले ने फोन कर दिया कि साहब कुछ 12 लोग आए हैं, उनके बड़े-बड़े झोले हैं और झोलों में ये लोग संदिग्ध सुबह शाम कसरत करते रहते हैं। बहरहाल वहां की पुलिस आई, छापा मार के उनको बंद कर दिया, गिरफ्तार। जब गिरफ्तार कर लिया तो उनके लीडर ने फोन किया कि सर हम लोगों को तो यहाँ बंद कर दिया गया है, हम लोग क्रिमिनल कुछ देखने को तैयार नहीं है। जाकर के आपने वहां के पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया कि नहीं किया, क्यों नहीं किया? शायद गोपनीयता भंग हो जाए।
बहरहाल गोपनीयता तो भूल जाए, फिलहाल तो आप हवालात से निकले। बहरहाल जब उनसे वार्ता की गई तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस कमिश्नर ने न केवल पूरा सहयोग किया, पूरी मदद की हम लोगों की, एनकाउंटर कामयाब हुआ और वो माना हुआ एनकाउंटर है, खुलासा नहीं करूंगा, उस पे फिल्में भी बनी उस एनकाउंटर पे, लेकिन वो शामिल नहीं हुए हमारे एनकाउंटर में। ये इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की बात थी कि साहब ठीक है, सूचना आपकी है, आपके आदमी आए वो कर रहे हैं, हम शामिल नहीं होंगे, मदद हम आपकी पूरी करेंगे। वरना होता है कि जिसकी फील्ड उसकी शील्ड, जिसकी फील्ड पे एनकाउंटर होता है वही फिर सब कुछ गुडविल ले लेता है। सर ये बात तो ही, और इस पूरे पहलू के ऊपर हम लोग पर फिर से वापस आएंगे।